सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ध्येय टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्लोबल मुद्दे, जिसमें आज हम बात करेंगे अल्जीरिया के राजनीतिक संकट की। अल्जीरिया के मौजूदा राजनीतिक हालात बेहद ख़राब हैं। अल्जीरिया में इस महीने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले थे, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के चलते निवर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल अजीज़ बुतफलीका को इस्तीफ़ा देना पड़ा। वे पिछले 20 सालों से अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हुए थे। हालांकि वे पहले ही कह चुके थे कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और 28 अप्रैल को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद अपने पद से इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लोगों ने कहा था कि पद छोड़ना ही काफ़ी नहीं है और वो तुरंत पद छोड़ें। अल्जीरिया की सत्ता में सेना अहम भूमिका निभाती है। ग्लोबल मुद्दे में आज बात इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ हैं विदेश मंत्रालय में सचिव और कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके एम्बेसडर शशांक और विदेशी मामलों के जानकार और विश्लेषक कमर आगा। स्वागत है आप दोनों का। इससे पहले कि हम अल्जीरिया के राजनीतिक संकट पर बातचीत शुरू करें, आइए देख लेते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट। पिछले दिनों राष्ट्रपति अब्दुल अजीज का विरोध कर रहे अल्जीरियाई लोगों का कहना था कि वो मौजूदा राष्ट्रपति से परेशान हो गए हैं। वो 2013 से ही एक स्ट्रोक के चलते व्हील चेयर पर है और कुछ बोल भी नहीं पाते। दरअसल अल्जीरियाई युवा रोजगार और भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित है। इसके अलावा अल्जीरिया की 1/4 जनता गरीबी की मार भी झेल रही है। साथ ही फ्रांस से आजादी मिलने के बाद अल्जीरिया की सत्ता में ऊंचे तबके के लोगों का ही कब्जा रहा है, जिसके कारण भी अल्जीरियाई लोग शासन में पूर्ण रूप से बदलाव चाहते हैं। अल्जीरियाई संवैधानिक काउंसिल के मुताबिक जब कोई राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देता है तो अपर हाउस के स्पीकर को अगले 90 दिनों के लिए अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है और इन्हीं 90 दिनों के भीतर दूसरे राष्ट्रपति का भी चुनाव कराना होता है। सत्ताधारी नेशनल लिबरेशन फ्रंट पार्टी के साथ रहने वाली अल्जीरियाई सेना भी भारी विरोध के बाद अल्जीरियाई जनता के साथ दिखी। अल्जीरियाई सेना प्रमुख अहमद गईद ने राष्ट्रपति अब्दुल अजीज को पद छोड़ने के साथ कहा कि अब समय आ गया है जब राष्ट्रपति अब्दुल अजीज को शासन करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। अल्जीरियाई राष्ट्रपति का विरोध कर रहे लोगों में सिविल सोसाइटी के लोगों के अलावा ज्यादातर अल्जीरियाई युवा शामिल थे। इसके अलावा अल्जीरिया के न्यायाधीश भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में थे। न्यायाधीशों के मुताबिक वे अब्दुल अजीज के खिलाफ मामलों को स्थगित करने से इनकार करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति रहते हुए अब्दुल अजीज ने कई सार्वजनिक समारोहों में कई कानूनों का उल्लंघन किया है। अल्जीरिया यूरोपियन देशों के करीब बसा अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों से भरे इस देश की ज्यादातर अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर ही निर्भर करती है। 1830 से फ्रांस के अधीन रहा अल्जीरिया 1954 से 1962 के बीच चले जबरदस्त संघर्ष के बाद आजाद हुआ। इस लड़ाई में करीब 15 लाख अल्जीरियाई लोग मारे गए, जिसे अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। आजाद होने के बाद अल्जीरिया को 1990 से लेकर अगले करीब 10 वर्षों तक गृह युद्ध का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1999 में पहली बार राष्ट्रपति बने अब्दुल अजीज ने 2005 के अपने चार्ट फॉर पीस एंड नेशनल रिकॉन्सिलिएशन के जरिए सिविल वॉर पर पूरी तरीके से काबू पा लिया। जानकार अल्जीरिया के मौजूदा विरोध को 2011 में हुई अरब क्रांति से जोड़कर देख रहे हैं। अरब क्रांति अब तक ट्यूनीशिया, इजिप्ट और लीबिया जैसे अरब देशों की सरकारों को खारिज कर चुकी है। जानकारों के मुताबिक अल्जीरिया के मौजूदा हालात का हल नेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर चेंज नामक गठबंधन के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान ये भी है कि गठबंधन में ऐसा कोई चेहरा नहीं जो अल्जीरिया की समस्या का हल निकाल सके। शशांक साहब, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि अल्जीरिया का जो ये राजनीतिक संकट है, आप इसे किस नज़र से देखते हैं और कितना गंभीर है ये उस क्षेत्र की राजनीति के लिए? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो यह है कि पूरे अरब देशों में ये भावना रही है कि हालांकि पैलेस्टीनियन इशू उनका सबसे बड़ा मुद्दा था और दूसरा अपने जो तेल के और ऊर्जा के स्रोत थे उनके ऊपर अपना कंट्रोल करना, लेकिन इन सब के बावजूद वहाँ भावना ये रही कि इसमें कुछ भी उनको किसी तरह का भी सफलता नहीं मिल रही है
और बाकी सब देश जो हैं उनको हथियार बेचने में लगे हुए हैं या उनका बुद्धू बनाने में लगे हुए हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जब से ये कई पश्चिम एशिया के देश डिस्टेबलाइज हुए हैं तो वहाँ पर ये भावना रही है कि किसी तरीके से जो हमारे ओरिजिनल फीलिंग्स है, रेवोल्यूशनरी फीलिंग्स एक साइड में, दूसरी तरफ इस्लामिक फीलिंग्स, कि उनको आगे बढ़ना चाहिए। इजिप्ट में हमने देखा है कि वो इस्लामिक परस्त लोग जो हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड वाले, वो ज़्यादा आगे बढ़कर आ गए थे, लेकिन उससे इजिप्ट को स्टेबिलिटी नहीं मिली और मिस्र में फाइनली फिर से सेना का शासन आ गया। ट्यूनीशिया में भी हमने देखा इसी प्रकार से कि वहाँ पर भी इसी तरीके से बातचीत चली थी कि पीपल्स रिवोल्ट होगा, पीपल्स रेवोल्यूशन होगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सफलता रही, लेकिन फिर भी पूरे तरीके से नहीं। अब अल्जीरिया में भी हम ये कहेंगे कि वहाँ पर भी लोगों में भावना ये रही है कि जो सोशल मीडिया है या जिस प्रकार से उन लोगों को लगता है पार्टिसिपेशन हो सकता है आम जनता का भी अपने गवर्नेंस में, तो वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से जो एलीट क्लासेस कंट्रोल करके ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो सेना से जुड़े हुए हों या चाहे पार्टी से, तो उनको किसी तरीके से उनको निकाला जाए। और अब जो है वो चाहते हैं कि राजपाट जो है पूरे तरीके से पढ़े लिखे लोगों के ध्यान में रखते हुए, जो उनके यंग लोगों की जिनकी अपनी इच्छाएं हैं जॉब क्रिएशन की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो हमारे ख्याल से ये जो पूरी भावना सारे मिडिल ईस्ट में फैली हुई है, फ्रस्ट्रेशन एक तरफ, दूसरा एक्सपेक्टेशन फॉर ए बेटर फ्यूचर, तो उसके लिए वो पूरे तरीके से लग रहे हैं। और आपको ये ध्यान, जैसे आपने कहा आपकी रिपोर्ट में, कि फ्रांस के साथ जब लड़ाई हुई तो अल्जीरिया के समझ लीजिए करीब करीब हर परिवार से एक तो कम से कम आदमी मारा ही गया था। तो बड़ी फीलिंग उनकी सबकी ये है कि हम सबने पार्टिसिपेशन किया है फ्रांस से आज़ादी के लिए, तो फिर कैसे कुछ लोग जो है उसके ऊपर जो है अपना कब्जा जमा कर बैठ गए हैं। तो एक तरीके से मैं इसी प्रकार से कहूँगा कि फ़िलहाल अल्जीरिया में थोड़े समय तक ये अनस्टेबल तो वो रहेगा ही रहेगा, और ये सोचना ये है कि जो उनके ट्रेडिशनल कनेक्शंस हैं ऊर्जा बेचने के लिए जी, उन देशों के साथ में उनके किस तरीके से संबंध बनाएंगे वो देखना होगा। कमर आगा साहब, आप अल्जीरिया की सूरत हाल को किस नज़रिए से देखते हैं? अम्बासडर शशांक ने बहुत सही बात कही कि दो वहाँ पे पूरे अरब देश में दो किस्म के मूवमेंट हैं। एक तरफ तो इस्लामिज़म है, दूसरी तरफ सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं जो अरब स्प्रिंग में उभर के आए थे, बहार अरब में जिसे हम कहते हैं। इन दोनों का क्लैश काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि जो ज़्यादातर देश हैं उनका मानना ये है कि जो नया लड़का इमर्ज हो रहा है कि डेमोक्रेसी सेकुलर रूल आना चाहिए। अरबों ने पहले, इससे पहले नेशनलिज्म ट्राई की, अरब नेशनलिज्म और यूनाइट करने की कोशिश की पूरे अरब देशों को, फेल हो गए। उससे वो बहुत ज़्यादा उनको नहीं मिला क्योंकि आर्मी डिक्टेटर्स नेशनलिज्म के नाम पे आके बैठ गए। फिर उसके बाद ये भी हुआ कि एंटी कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म भी कुछ लोगों ने इख्तियार किया। कम्युनिस्ट मूवमेंट भी यमन में और दूसरी जगहों पे था, उससे भी उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। तो उसके बाद का एक पीरियड हम ये देखते हैं पिछले 20-30 साल का, 25-30 साल का, उसमें ये था इस्लामिक फोर्सेस बहुत आगे आए और उससे काफ़ी तबाही भी हुई। देखिए, ये एक लोग हैं, सऊदी अरेबिया से लेकर मोरक्को तक अगर आप देखें तो ये एक ही लोग हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, इनका एक कल्चर है, इनका खाना पीना एक आपको नज़र आएगा, और इनकी जो समस्या है वो भी एक है। समस्या जो इनके सामने है वो एग्जिस्टिंग रिजीम्स हैं, जो इस वक्त की वहाँ पे रिजीम है। ये रिजीम्स कोल्ड वॉर मोड की हैं, बहुत अथॉरिटेरियन है, डिक्टेटोरियल रिजीम्स है। आम जनता चाहती है कि इनको हटाया जाए। एक तरफ इस्लामिक मॉडल इमर्ज हुआ था जिसमें कि जो कि बहुत ही वायलेंट था, उसमें बहुत डेथ हुई, लोग मरे बहुत, वो भी नहीं कामयाब हो रहा लगता है, तो अब उसको भी रिजेक्ट करके फिर उसके अलावा ये था कि अब ये है नई सोच जो शुरू हुई थी वो दोबारा से फिर से आ रही है, ख़ासतौर से बहार अरब या अरब स्प्रिंग का जो दौर आया था वो दोबारा से लोग रीअसर्ट कर रहे हैं। अल्जीरिया में एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक बहुत बड़ा सेक्शन पढ़ा लिखा है, वेस्टर्न एजुकेटेड है, और उसका मानना ये है उसकी उम्र 30 साल से कम है, और ये वो सेक्शन है जो ये चाहे, उसका मानना ये है कि वो बहुत अच्छी तरीके से मुल्क को गवर्न कर सकता है। वो ये कहता है कि तुनिसिया में बहुत सक्सेस हुआ, वहाँ पे आया, वहाँ पे चला और उसके बाद आया,
और ये सेक्शन जो है अरब का, ये तमाम अरब देशों में कहीं छुपा हुआ है, कहीं सामने है आ रहा है। अरब स्प्रिंग में तो सब खुल के सामने आ गया था। वो ये कहता है कि भाई ये रिजीम तो चली गई है, अब इनके प्रेसिडेंट तो चले गए लेकिन रिजीम अभी भी मौजूद है। उसका मानना ये है कि बुतफ़िका के साथ साथ ये जो रिजीम के लोग हैं इनको भी हटना चाहिए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ये पुराने लोग जितने हैं इनको हटना चाहिए, और नया जिस तरीके का डेमोक्रेटिक सेकुलर सेटअप जो है वो उसकी बात कर रहा है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए, और सब मिल के, जिसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों मिल के पावर की शेयरिंग होगी। और वही एक्सपेरिमेंट है जो इजिप्ट में कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में वहाँ पे लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि इनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई बड़ा लीडर नहीं है इनके पास। तो ये इनके साथ अल्जीरिया में भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। यंग लड़के हैं, और जैसा कि एम्बेसडर साहब ने बताया कि ज़्यादातर मूवमेंट जो था वो सोशल मीडिया के माध्यम से इसको चलाया था उन्हीं ने। तो स्ट्रक्चर इनके पास नहीं है जिसका ये मैं आता हूँ आपके पास। शशांक साहब, बुतफ़लिका साहब को ने इस्तीफ़ा दे दिया है, 20 साल से वो राष्ट्रपति थे। अब वहाँ ये कहा गया है कि साहब एक अंतरिम सरकार का गठन होगा और वो अंतरिम सरकार 90 दिन के अंदर चुनाव कराएगी। अब यहाँ सेना की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। जो सेना प्रमुख हैं अहमद गईद साहब, वो अब उनकी ये भूमिका होगी कि कौन इंटरिम प्रेसिडेंट रहे और फिर नई सरकार बने। तो क्या, एक तो ये सवाल है पहला कि वहाँ 3 महीने के अंदर चुनाव हो पाएंगे, और ये कि फिर सेना की भूमिका क्या होगी? नहीं, देखिए, चूँकि भावनाएं वहाँ पे बहुत हैं कि चुनाव होना चाहिए, और यूथ पॉपुलेशन काफ़ी है वहाँ पर, तो हमारे ख्याल से अल्जीरिया के जो इस समय के मिलिट्री लीडर्स हैं या जो इंटरिम लीडर्स होंगे वो कोशिश नहीं करेंगे इसको रोका जाए पूरे तरीके से। किसी न किसी तरीके से वो कोशिश करेंगे कि चुनाव हों, लेकिन स्टेबल सरकार बनकर आए जो कि मिलिट्री के भी खिलाफ नहीं हो। देखिए, कई इन देशों में जो है मिलिट्री को मॉडर्नाइजिंग फोर्स भी करके माना गया है कि नहीं तो उनको एक्सपीरियंस नहीं है किसी तरह का, रेवोल्यूशन वगैरह कर लिया उन्होंने, लेकिन मिलिट्री एक ऐसी संस्था रही जो नेशनलिस्टिक टाइप की मानी गई, और कहा गया कि ये जो है अपने देश की भी बातें ध्यान में रखेगी और जो उनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है उसकी तरफ भी ध्यान रखेगी। और अल्जीरिया का आप देखें कि इस्लामिक फोर्सेस से जब से वो अलकायदा वगैरह का सब तरफ से चलाया, चाहे अफ़गानिस्तान में हो, सूडान में हो, और सब ये इराक़ वगैरह में, उनमें अल्जीरिया के बहुत लोग गए हुए थे। क्योंकि ये इसमें देखा जाए कि अल्जीरिया के अंदर इतना वहाँ पे डिक्टेटोरियल टाइप का सिस्टम रहा कि वो किसी तरीके से भी जो भी कोई, चाहे इस्लामिक फीलिंग्स वाले हों चाहे डेमोक्रेटिक फीलिंग्स वाले हों, सबको पनिश करते थे, सबको बाहर जाने के लिए अलाउ कर देते थे। तो एक प्रकार से ये बात रही है कि वहाँ पे जो वैक्यूम जो रहा है लीडरशिप का, वो उनको अभी तकलीफ़ रहेगी। तो किसी न किसी तरीके से आर्मी को थोड़ा बहुत रोल देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अल्जीरिया जो है उसके पॉपुलेशन अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ में काफ़ी ज़्यादा है, और वो हमेशा से अपने को लीडरशिप रोल में देखता रहा है। पहले डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी एक तरीके से अपने को लीडर मानता था। अगर ओपेक के भी क्षेत्र में उन्होंने लीडरशिप रोल हमेशा से लिया था, तो वो दोबारा से चाहेगा कि कोई ऐसी बात ना हो कि अल्जीरिया का जो पोटेंशियल रोल हो सकता है वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। क़मर आगा साहब, आपको लगता है कि आर्मी आसानी के साथ ये ट्रांजिशन होने देगी और इंटरिम गवर्नमेंट, और उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा के एक नई सरकार को हैंड ओवर कर दे? देखिए, इलेक्शन तो उन्हें करना पड़ेगा, इस तरह का जो माहौल है, इसलिए अभी भी डिमॉन्स्ट्रेशंस नहीं रुक रहे हैं। पिछले फ्राइडे के दिन काफ़ी बड़े डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए जिसमें ये कहा गया कि भाई ये सब जाएं, जितने रिजीम के और दूसरे लोग हैं इससे जुड़े हुए टॉप पोजीशंस पे जो लोग हैं, उन सब के रिजिग्नेशंस वो मांग रहे हैं लड़के। किसी से वहाँ भी डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, और फ्रांस में भी जहाँ कई मिलियन फ्रेंच मूल के लोग रहते हैं वहाँ पे भी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन, अब की लड़कों की स्ट्रेटजी पहले से थोड़ी फ़र्क नज़र आती है। उनका मानना ये है कि हम वो सड़क पे जो कब्ज़ा है वो बना के रखो, यानी प्रेशर बना के रखो आर्मी से, और जितना पॉसिबल हो सके कंसेशंस ले सकते हो आर्मी से ले लो। इसलिए कि आर्मी तो एकदम पावर देने के सवाल नहीं कि टोटल पावर वो सरेंडर कर दे और डेमोक्रेसी और ख़ुद बैरक्स में आ जाए। हालांकि वहाँ पर जो स्लोगन्स लगे हैं उसमें एक स्लोगन ये भी था कि आर्मी की जो जगह है वो बैरक्स है, आर्मी बैरक्स में जाए।
मगर वो इतना संभव नहीं होगा जैसा कि अजरा साहब ने बताया कि एक बड़ा रोल वो छोड़ने में। आर्मी जो है इन देशों में वो अपने को एक सेकुलर स्टेट का गार्डियन के रूप में ट्रीट करती है और उसका एक बड़ा रोल रहा है वहाँ पे। जब FIS इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट जो 90s में जिसकी 10 साल सिविल वॉर जिससे चली है उनकी, उसको दबाने में आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है। उससे पहले मुल्क की आज़ादी में भी जो वहाँ की मेन पार्टी है उस पार्टी का, एक ही पार्टी है वहाँ पे जो पार्टी है, उसका एक बड़ा रोल रहा है फ्रांस से आज़ादी दिलाने के अंदर। उसमें भी वही लोग थे जो उसमें लड़ रहे थे उस वक़्त फ्रांस से, वही लोग बाद में आर्मी के बड़े जनरल बने। तो एक आर्मी आसानी से सत्ता नहीं देगी बल्कि वो अपने को एक गार्डियन के रूप में देखती है और ये एक टसल है जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी लंबे समय में सेटल हो पाएगी, इसलिए कि ये जल्दी नहीं हो सकता। और ये प्रॉब्लम केवल अल्जीरिया की नहीं है, पूरे उस क्षेत्र में अगर आप देखें, बगल में लीबिया है, वहाँ के हालात हम देख रहे हैं। गद्दाफ़ी साहब के पास टोटल पावर थे, वो भी नेशनलिस्ट थे, इसी तरह की गवर्नमेंट थी जैसी अल्जीरिया में है। फिर उसके बगल में जो है माली है, चैड है, नाइजर है, कैमरून है, बेनीन है, ये सारे देश आसपास के सहल रीजन के जितने देश हैं, इन सब जगह इस वक्त लड़ाई चल रही है, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है। फ्रेंच फोर्सेस बहुत से देशों में मौजूद हैं, वो एक बड़ी लड़ाई वहाँ पे लड़ रहे हैं। वहाँ पे जो उन देशों के अंदर ये है कि बाकी जो अल्जीरिया के देश हैं उसके अंदर जो लड़ाई है वो इस्लामिक फोर्सेस से, वहाँ की सेना जो फ्रेंच जिनकी मदद कर रहा है उसके माध्यम से लड़ाई लड़ी जा रही। गौरतलब बात ये भी है कि ये सारे देश जो हैं ये बहुत ही रिच है, तेल है इनके पास, गैस है इन देशों के पास, यूरेनियम है, मिनरल्स हैं और इस तरह के बहुत से खनिज पदार्थ हैं जो इन देशों में पाया जाता है। और इतना ज़्यादा ये सारा पूरा क्षेत्र जो है ये फ्रेंच स्पीकिंग था, फ्रेंच कॉलोनीज़ थी यहाँ पे, जिससे पहले ऑटोमन एम्पायर थी। ऑटोमन एम्पायर के बाद फ्रांस का ने अपनी कॉलोनी यहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली थी 19th सेंचुरी में और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी गवर्नमेंट कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश किया था जिसमें 7-8 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे। अल्जीरिया में खाली भी, बाकी जगहों भी अलग लड़ाई लड़ी थी। तो ये एक क्षेत्र ऐसा है कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के बड़े इन्वेस्टमेंट हैं इन देशों में जो कभी आसानी से उसको छोड़ने पे तैयार नहीं हो। शशांक साहब, अभी कमर आगा साहब ने जिक्र किया अल्जीरिया के नेचुरल रिसोर्सेज की बात की। हम सब जानते हैं कि एक ये जो देश है अल्जीरिया, ये प्राकृतिक ऊर्जा, तेल और गैस का एक बड़ा सेंटर है और इसकी अर्थव्यवस्था बुनियादी तौर पे तेल और गैस पे ही चलती है। इस सूरत हाल में कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल के दाम कम हैं और देश में राजनीतिक उथल पुथल है, किस तरह का असर पड़ सकता है अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था पर? नहीं, देखिए, जैसे इन्होंने बात अभी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की करी, जिनके इन्वेस्टमेंट्स हैं बहुत सारे इन देशों में, तो वो उनको प्रोटेक्ट करना पहले अपनी प्रायोरिटी मानेंगे। तो अगर डिस्टेबलाइजेशन होता है या अनस्टेबल सिचुएशन बनी रहती है काफ़ी समय तक, तो वो चाहेंगे कि कम से कम जहाँ पे वो स्रोत हैं वो एरिया जहाँ उनको इंसुलेट करा जाए और डायरेक्टली वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से पाइपलाइंस वगैरह के थ्रू या जिस तरीके से भी शिप्स के थ्रू सामान भेजना है, पाइपलाइंस थ्रू भेजना, वो स्टेबल बना रहे। और हमारे ख्याल से जो अल्जीरिया की सरकार है, चाहे इंटरिम गवर्नमेंट हो चाहे आर्मी हो, वो पूरे तरीके से निर्णय करना चाहेगी कि ये चीज़ें डिस्टर्ब ना हो पाएँ। ये तो कंटिन्यूसली जो उनको अपने आगे के लिए भी अगर डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जॉब क्रिएशन के लिए चाहिए, तो उनको आवश्यक है कि किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ठीक सूटेबल बनी रहे। दूसरी तरफ ये है कि जो यंगस्टर्स वहाँ पे फाइट कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, अपने अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए और डेमोक्रेसी लाने के लिए, वो इतनी आसानी से अभी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन उनको ये मालूम होगा ज़रूर कि अगर वहाँ पर किसी तरीके से बिल्कुल इंस्टेबिलिटी आ जाती है और ऐसा लगता है कि उसके अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, क्योंकि अल्जीरिया काफ़ी बड़ा देश है, तो जैसे लीबिया इतना बड़ा देश है तो वहाँ पे करीब 3 अलग अलग हिस्से हो गए हैं वहाँ पर। तो अब कोशिश कर रहे हैं वो किसी तरीके से, हफ्तार साहब जो वहाँ के जनरल हैं, कि वे किसी तरीके से ट्रिपली में आके उसको भी कंट्रोल में कर लें। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी फिर ये मुसीबत रहेगी कि अगर वो स्टेबिलिटी नहीं रही तो फिर चांसेस हैं कि वहाँ पर जो एक धड़ा जो है वो पूरे तरीके से फ्रांस या जो भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के साथ में जाएगा
और दूसरा जो है बाकी वो कहेंगे अच्छा ठीक है यहाँ लड़ते रहते हैं, जैसे भी करना है चलता रहेगा जब तक कि हमारे ऊपर जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ जाती है, तो वो हिस्सा जो है अनस्टेबल रहेगा। तो कई देशों में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पॉपुलर मूवमेंट्स रहे ज़्यादा तो थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी रही है वहाँ पर जी। वहाँ पर गरीबी रही है, कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हो पाई है, और दूसरे हिस्से जो है वो ऐसे जुड़े रहे हैं फॉरेन मल्टीनेशनल्स के साथ में कि वहाँ पर वो पैसा जो है वो बाहर ही रहता है, उन देश में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकता, नए इन्वेस्टमेंट्स आने में भी दिक्कत रहती है। तो ये बड़ी चुनौती है अल्जीरिया के सामने, और अल्जीरिया के जो इस समय जो भी चाहे यूथ लीडर्स हों चाहे उनके सेना के लीडर्स हों कि किस तरीके से अल्जीरिया के पूरे उसके जो देश के जो हित को देख के कैसे आगे बात बढ़ाई जा सकती है। कमर आगा साहब, ये जो विरोध प्रदर्शन हुए राष्ट्रपति अब्दुल अजीज़ के ख़िलाफ़, इसमें एक बड़ी तादाद युवाओं की थी और वो भ्रष्टाचार के अलावा रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हैं। अब जबकि ये अर्थव्यवस्था देश की चरमरा रही हो और हालात ठीक ना हो, तो वैसे में अगर एक अच्छी गवर्नमेंट मिल भी जाए तो उसका समाधान कैसे होगा जो बुनियादी समस्या? देखिए, कोई समाधान तुरंत पॉसिबल नहीं है। जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको टाइम लगेगा। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है तो मैं समझता हूँ कि वो मैनेज कर सकती है प्रॉब्लम को, लेकिन समझना यह है कि कितनी आज़ादी उस गवर्नमेंट के पास होगी, आर्मी कितनी पावर उसको देगा। जैसे कि एक तरफ इस कदर भ्रष्ट सिस्टम है जो वहाँ पे इस्टेब्लिश है पिछले 50 साल से, जब से आज़ाद हुआ है सन 62 से लेके अब तक, वो काफ़ी करप्ट, इनएफिशिएंट, और वहाँ पे एक क्लिक है जो रूल करती है जिसके अंदर आर्मी है, बिजनेसमैन है वहाँ के, और कुछ फैमिलीज़ हैं, रूलिंग फैमिली बुतफिका की एक फैमिली है, उसके अलावा और कुछ और ट्राइब्स हैं जो वहाँ पे करते हैं। तो वो जो है वो आसानी से अपनी पावर शेयर करने पे राज़ी नहीं होंगे। तो ये अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है और धीरे धीरे बात करती है, दूसरी तरफ लड़कों को ये भी नज़र आता है, स्टूडेंट्स को या यूथ को, कि भाई अल्जीरिया तो बहुत पैसे वाला मुल्क है, वहाँ के ऊपर इतने रिसोर्सेज हैं और डेवलपमेंट। देखिए, पहले हमारी बमदीन के पीरियड में वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, वहाँ पे जॉब्स क्रिएशन हुए थे, और बहुत सा उनका सोशलिस्ट मॉडल था जैसे भारत का था, इसी से नकल उन्हीं ने की थी। काफ़ी इम्प्रेस थे वो लोग भारत से, और उन्हीं ने इस किस्म की वहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे डेवलपमेंट किया था, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ लगाई थी, लेकिन करप्शन के चलते वो इंडस्ट्रीज़ सब धीरे धीरे बंद होती चली गई और ख़त्म हो। वहाँ पे एक वर्किंग क्लास है जिसको इंडस्ट्री में काम करने, टेक्निकल क्लास है, एजुकेटेड क्लास है, और कंप्यूटर सेवी भी है, उनके पास वर्कर भी है जो यूरोप में काम कर रहा है, दूसरे मुल्कों में चला जाता है क्योंकि वहाँ नौकरियाँ नहीं मिलती, तो वो कहता है कि हम करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी है कि बाद में जब प्रॉब्लम कहाँ से आई, जब दूसरे हवारी बमदीन के हटने के बाद शादली बिन जदीद जब पावर में आए तो उन्हीं ने लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया थोड़ा सा, और लिबरल सेटअप बनाना चाहते थे, और अरबाइजेशन की स्कीम उन्हीं ने शुरू की। अरबाइजेशन की स्कीम में एक बड़ी संख्या में उन्हीं ने अरबिक टीचर को लेके आए, और तमाम अरब देश के साथ साथ वो टीचरों के आने के साथ साथ इस्लामिक एजेंडा भी साथ में आ गया, वो अपने साथ लेके आए थे। और उस इस्लामिक एजेंडे पे जब मल्टी पार्टी सिस्टम आया तो उसके अंदर FIS यानी जो थी इस्लामिक सल्वेशन फ्रंट इमर्ज हुई, और उसको इलेक्शन जीतने से इन लोगों ने रोका, और उसके रोकने से फिर बाद में वहाँ पे एक मिलिटेंट इस्लामिक मूवमेंट चला, और 10 साल की सिविल वॉर हो गई। जितना सब कुछ था जिसे कहते हैं शिराजा पूरा बिखर गया, वहाँ पे बिखर गया। तो अब यह है कि वो उनका मानना ये है कि यूथ ये कहता है कि भाई ये दोबारा से बिल्ड किया जा सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशनल सेटअप हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बड़ी अच्छी एजुकेशन सेटअप है उनके यहाँ। अरब देशों में इतना कम होगा, इजिप्ट के बाद अगर कहीं है तो उनके यहाँ है। तो वो ये चाहते हैं कि दोबारा से वो सेटअप किया जाए, लेकिन ये है कि ये इनस्टेबिलिटी का दौर रहेगा, इसलिए कि आर्मी और इनके बीच में टसल है, ये कितने दिन तक चलेगी, कितने धीरे धीरे अगर हाँ कोई बड़ा लीडर इमर्ज हो जाता है, लीडरलेस मूवमेंट है, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर लीडरलेस मूवमेंट है, कमर आगा साहब कह रहे हैं। और हम देखते हैं शशांक साहब के
1990 से तकरीबन 10 साल तक जो ये गृह युद्ध चला, उसके बाद 1999 में राष्ट्रपति अब्दुल अजीज़ ने एक चार्टर बनाया था, चार्टर फॉर पीस एंड नेशनल रिकन्सिलिएशन, और इसके ज़रिए से सिविल वॉर पे काबू पाया गया था। अब जो हालात हैं वहाँ मौजूदा अल्जीरिया के, उसमें नेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर चेंज नाम का संगठन है, वो कह रहे हैं कि साहब बदलाव आना चाहिए। तो क्या आप अब जो सूरत हाल है अल्जीरिया में उस, और अगर चुनाव होते हैं तो उसमें चेंज की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, हमको पूरे तरीके से उम्मीद है कि इस तरह का चेंज अवश्य आएगा, क्योंकि देखिए जहाँ भी ये सोशल मीडिया का उन्होंने यूटिलाइजेशन किया है, तो ये यूथ जो हैं वो ग्लोबल ट्रेंड्स जो हैं उनसे भी थोड़ा इन्फ्लुएंस रहे हैं और वो कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे अभी आगा साहब ने कहा है कि करीब 12% फ्रांस की पॉपुलेशन जो है वो अल्जीरियन ओरिजिन की है, बहुत बड़ा तबका वहाँ पर है, तो वहाँ तो है ही है, लेकिन और जगहों पर भी अल्जीरिया के जो है कहीं युवा लोग काम करने गए हुए हैं, तो उनके साथ ज़रूर काम में रह रहे होंगे, जो उनके अपने और यूरोप के या अमेरिका के और जगहों पे जहाँ कहीं इस तरह के वहाँ पे उनके टीचर्स हों, उनके वेल विशर्स होंगे, उनके साथ ज़रूर कांटेक्ट में रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से इस समय आवश्यकता ये है कि इस पूरा नॉर्थ अफ्रीकन जो ये मागरेब एरिया है, इसको किसी तरीके से स्टेबल रखा जाए, और ये सब देशों की इस समय इच्छा ये होगी, जबकि यूरोप इटसेल्फ जो है यूरोपियन संघ में इस समय बड़े डिस्टर्बेंसेस आए हुए हैं और बहुत वहाँ पर जो है ये माइग्रेंट्स आ रहे हैं अरब देशों से, तो उनको रोकने का काम चल रहा है। तो कोशिश यही हो रही है कि अरब देशों में जो है जितना स्थायित्व आ सकता है वो अच्छा रहेगा बाकी यूरोप के देशों के लिए भी। तो हम सोचते ही हैं कि पूरे तरीके से बाहर से भी और अपने देश के अंदर भी इस तरह एक भावना रहेगी कि अगर आर्मी चाहती है कुछ समय के लिए, अल्टीमेटली छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल उनको ध्यान में रखना होगा कि अल्जीरिया के जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं वो किसी तरीके से हर्ट नहीं होने चाहिए पूरे तरीके से। कमर आगा साहब, 2011 में जो ये अरब स्प्रिंग हुआ, जिसकी चपेट में ट्यूनीशिया, मिस्र और लीबिया जैसे देश आए, वो हमने देखा कि कुछ वक्त बाद ठंडा पड़ गया और जो उम्मीद की जा रही थी बदलाव की, वैसे हालात बने नहीं। तो इस तनाजुर में अगर हम देखें इस पूरे रीजन को, जिसकी अभी बात कर रहे थे एम्बेसडर साहब, नॉर्थ अफ्रीका माना जाता है इस इलाके को, तो क्या कारण रहे कि वो अरब स्प्रिंग कामयाब नहीं हो सकी? देखिए, अरब स्प्रिंग तो बहुत कामयाब थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ वही थी लीडरशिप की, उनके पास ना होने की वजह से। एक फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर ये था कि ये सभी रिजीम जितनी हैं, पूरे चाहे मगरिब का एरिया हो या दूसरे अरब देश हो, वहाँ पे एक ही तरह के रिजीम है जो कि बहुत अथॉरिटेरियन है और मिलिट्री बैक्ड रिजीम है। तो मिलिट्री बैक रिजीम और इस्लामिस्ट ने मिलकर उसको मूवमेंट को क्रश कर दिया, दबा दिया। उन लोगों ने कहा, यह जाता है बहुत सी जगह इस्लामिस्ट का भी इसमें इस्तेमाल किया गया, ख़ास तौर से जो ये थी बगदादी का ग्रुप, जो नए ISS या अलकायदा के जो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस थे जो नाइजीरिया, सोमालिया और तमाम अरब देशों में फैले हुए थे, इन लोगों ने, इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको क्रश करने में किया, और रिजीम्स ने, बहुत से रिजीम्स ने उसको अलाउ भी किया कि उनको आने दिया अलग अलग देशों में, एक दूसरे की जगह यूज़ कर रहे थे इनको। लेकिन एक चीज़ बनी हुई है, उन जैसे ही थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई इन कंट्रीज़ में, हमने तुनिसिया में देखा कि स्टेबिलिटी आई और यही अरब स्प्रिंग वहाँ पे कामयाब हुई। अब अल्जीरिया से मिला हुआ है, तुनिसिया बिल्कुल करीब में है। अल्जीरियन इस बात, लड़के यूथ ये कह रहे हैं कि इसमें कोई कमी नहीं है, तुनिसिया में ये सक्सेसफुल हो गया तो हम यहाँ पे भी इसको कामयाब करके दिखाएंगे, और एक दोबारा फीलिंग आ रही है। उसकी एक वजह और भी है, एक पैन अरब फीलिंग है इस बात की कि भाई ये इस्लामिस्ट ग्रुप जो थे ये डिलीवर नहीं कर पाए। बहुत से लोगों का रुझान हुआ था कि जो खिलाफत बनी थी इराक़ और सीरिया के बीच में, उसमें गए भी लड़कों ने सोचा भी जाने के, लेकिन अब ये फीलिंग आ रही है कि ये सलूशन नहीं है।
हमको डेमोक्रेसी ही से हम तरक्की कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और उनका ये भी मानना है कि सिर्फ उन्हीं देशों ने तरक्की की जहाँ पे डेमोक्रेसी थी, और इंडिया का भी एग्जाम्पल वो लोग ये देते हैं। तीसरी एक चीज़ और वहाँ का यूथ कहता है कि रिजीम्स इतनी पावरफुल हैं, अगर इनसे लड़ने के लिए केवल हमको जो है बहुत पीसफुल रहना पड़ेगा, जैसा कि गांधी जी ने जो मूवमेंट किया था। और गांधी जी के मूवमेंट को इजिप्शियंस ने और दूसरे ने री इंटरप्रेट किया था अपनी कंडीशंस में, कि इजिप्ट और अरब की कंडीशंस में ना, जिसने अरब स्प्रिंग को आगे बढ़ाया था। तो वो ये कहते हैं कि भाई पीसफुल रहो तभी कामयाबी मिल सकती है। अगर वायलेंस आपने किया तो जिस तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट को कुछ कंट्रीज़ ने सप्रेस किया, फिर उसके बाद इस्लामिक मूवमेंट को दूसरे लोगों ने सप्रेस किया, और हम भी अगर वायलेंट हुए तो रिजीम स्ट्रांग है, हम लोग को भी सप्रेस कर देगा। इसलिए वो लोग टोटल पीसफुल रहने की बात करते हैं। दूसरी एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था, जो क्राइसिस आई है अरब देशों में वो सब जगह एक सी है। ज़्यादातर इनकी जो इकनॉमी है इन देशों की, ख़ासतौर से उन देशों की जो तेल के ऊपर निर्भर है, तेल की कीमतें जब से कम हुई हैं उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ गई है। तेल की कीमतें अब आने वाले समय में अगले काफ़ी समय तक नहीं बढ़ती हुई नज़र आती, इसलिए कि तेल अब इतना ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर कि उसको तेल के दाम को बढ़ाना ज़रा मुश्किल होगा। अमेरिका खुद एक 10 से 12 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस कर रहा है, फिर उसके बाद अरब देश भी काफ़ी है। तो ऑयल ग्लट्स है जिसे कहना चाहिए, इतना ज़्यादा तेल की कीमत है। तो ये अब इनको सोचना ये पड़ रहा है देशों को कि हम अपनी इकनॉमी को जो है नॉन ऑयल रिसोर्स से किस तरह से बढ़ाएं। अल्जीरियंस का ये कहना है कि भाई हमारे यहाँ सारा वर्किंग क्लास है, सब कुछ मौजूद है, हम बढ़ा सकते हैं। लीबिया में भी एक बड़ा क्लास अब बन चुका है गद्दाफी के पीरियड में, जिसमें इंडियन टीचर्स का एक बड़ा योगदान था, डॉक्टर्स वगैरह भी यहाँ से गए थे। तो वो लोग ये सोचते हैं कि वो बढ़ाए। दूसरा तरीका एक सऊदी मॉडल है कि दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से पैसा कमा के हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये क्लैश है, और ये क्लैश काफ़ी समय तक रहेगा और ये अनसेटल जो है पूरा रीजन ये आने वाले समय में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब और शशांक साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में अल्जीरिया में एक बेहतर सरकार का गठन हो सकेगा, और उसके बाद जो चुनाव होने हैं 90 दिन के, एक नई सरकार मिलेगी, एक ऐसी सरकार जो अल्जीरिया का विकास कर सके, वहाँ भ्रष्टाचार की समस्या को कम कर सके और युवाओं को रोज़गार दे सके। मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।